आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, किसकी? राष्ट्रपति की। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कल तक जब पढ़े हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का और भाग 5 में हम एंटर हो चुके हैं। भाग 1 में क्या था? हमारे राज्य और उसके क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्र और उसके क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं। दूसरे भाग में क्या था? नागरिकता है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 कामें हैं, मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। और मूल कर्तव्य जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान। ये सभी चीजें हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब संसद से राष्ट्रपति को अलग नहीं किया जा सकता। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल विधेयक पास करके भेजते हैं, जब तक उस पर साइन राष्ट्रपति के नहीं होंगे तब तक क्या होगा? तब तक वो अधिनियम नहीं बन सकता। इसीलिए ये संसद का क्या है? अभिन्न अंग राष्ट्रपति कहलाते हैं। ये हमारे भारत के या राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। कार्यकारी प्रमुख होते हैं। कार्यकारी का प्रमुख मतलब होता है कि जितने भी कार्य होते हैं किनके नाम से होते हैं? इन्हीं के नाम से होते हैं। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो कौन है? कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 52 में दिए गए हैं। इसका मतलब ये कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति जो है अगर बात करें तो इसकी अर्हताएं क्या है? अगर हमें राष्ट्रपति बनना हो तो कैसे बन सकते हैं? पहली बात तो ये है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। चौथा, एक किसी लाभ के पद पर न हो। एक किसी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? उसकी कंडीशंस है, अर्हता है, एलिजिबिलिटी है। क्या है? एलिजिबिलिटी है। अगर ये हो जाती है तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको आरबीआई के खाते में 15,000 रुपए जमा करने होंगे। साथ ही 50 लोग जो इसके चुनाव में भाग लेंगे अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे। क्या होंगे? 50 प्रस्तावक होंगे। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें राष्ट्रपति
का जो उम्मीदवार है वो 1/6 पूरे कुल मतों का 1/6 पूर्ण नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसका मतलब जो 15,000 रुपये जमा किए थे इन्होंने, वो कहाँ चले जाएंगे? वो आरबीआई में जब्त हो जाएंगे। राइट, तो ये होता है। अगर इसकी बात करें चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव होता है, एक ही कैसे होता है। चुनाव हम भाग 5 के अंतर्गत चल रहे हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत चल रहे हैं। भाग 5 में किसमें? भाग 5 52 से 78 तक कार्यपालिका दी गई है। और कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ में महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, ये सभी किसमें आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका और विधायिका में एक अंतर होता है, बेसिक अंतर होता है। अगर आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो तो आप सुन लीजिए। कार्यपालिका मतलब होता है कि जो विधि बनी है, जो कानून बनाया गया है, उसको लागू करवाना। और विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है। इसका मतलब संसद के दोनों सदन, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, संसद थोड़ी क्या है? विधायिका है, जो कानूनों का निर्माण करती है। और कार्यपालिका जो होती है वो क्या करती है? इन कानूनों को लागू करवाती है। क्या करवाती है? लागू करवाती है। इसीलिए अलग अलग विभागों क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, तो इस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? पहला तो लेता है संसद, या दोनों लिख सकते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब कश्मीर वाले अभी भाग लेंगे केंद्र शासित के रूप में। पहले क्या है? पहले राज्य था तो लेते थे। ये समझ आ गया? तो इनके निर्वाचित सदस्य का मतलब है जो जनता ने चुनकर भेजे हैं वो निर्वाचित होंगे। ठीक है। निर्वाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ये कैसे होता है? अगर हमने ए से बी को दिया सीधा वोट, ए मतलब जनता ने सीधा बी को वोट दिया, ये क्या हो गया? डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से हो गया। अब हुआ क्या? आपने बी को डाला और बी ने सी को वोट डाले, तो ये क्या है? डायरेक्ट पहुंच रहे हैं क्या? बीच में रोक लग गई। इसका मतलब इनडायरेक्ट पहुंच रहे हैं। हम कहां पहुंच रहे हैं? इनडायरेक्ट पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष होता है।
लोकसभा के जितने भी सांसद चुने जाते हैं उनके लिए जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राज्यसभाओं के लिए जो चुने जाते हैं उनके लिए जनता वोट नहीं डालती, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे जनता विधायकों को चुनती है और विधायक किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। तो उनका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो चुनाव है राष्ट्रपति का जो चुनाव है, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत पद्धति। मैंने आपको बताया था कि 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी। कोई भी व्यक्ति जो वोट डालता है वो सभी इनको प्रेफरेंस देंगे। एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि पहले मैं इसको बनाना चाहता हूं, उसके बाद इसको बनाना चाहता हूं, और लास्ट में अगर ये दोनों ना बने तो ये बन जाए। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा, और इसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। तीसरा व्यक्ति जो आया उसने कहा मैं इसको बनाऊंगा पहले, दूसरे नंबर पर इसको बनाऊंगा, तीसरे पर इसको बनाऊंगा। अब ऐसे ही और लोग वोट डालते हैं। तो प्रेफरेंस प्रणाली क्या दिया है? प्रेफरेंस दिया जाता है, सब लोगों के लिए वोट डाले जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो या ना हो, निर्दलीय हो, सभी को वोट डालने पड़ते हैं। अब इसमें अगर 50% वोट हो जाते हैं तो विजेता घोषित कर दिया जाता है व्यक्ति। अगर 50 नहीं होते तो सबसे जिसको कम मिले हैं वोट, उसके वोटों को जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि पहले वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है कि कितने लोगों ने उसको दिया है, तो जिसको ज्यादा मिले हैं उसको फर्स्ट नंबर दे दिया जाता है, बाकी में और बांट दिया जाता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। अगर फिर भी 50% नहीं होते हैं तो और जो कम है उसके बाद उसको हटाया जाएगा, फिर देखा जाएगा। इस तरह प्रणाली चलती रहती है और ये चुने जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक, अगर हम बात करें तो ये कितने साल के लिए रहते हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और पदावधि कितनी होती है, ये देखिए। पदावधि सामान्यतः राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हाँ या ना? कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनका जो पद है वो खाली हो सकता है। अगर अचानक मृत्यु हो गई तो ये अपना त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। हाँ या ना? तो ऐसे भी इनका पद खाली हो सकता है। साथ में अगर इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया गया है, संविधान का उल्लंघन करने पर इन पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहा जाता है। इन पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग कैसे चलाएंगे? इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो संसद के किसी भी सदन में 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होंगे।
1/4 लोगों के हस्ताक्षर सहित आवेदन बनेगा कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और इन पर महाभियोग चलाया जाए, और इसकी सूचना जो राष्ट्रपति है उसको 14 दिन पहले दी जाएगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले दी जाएगी। साथ में अगर ये आवेदन आ गया है, संसद में आ गया है, किसी भी सदन में आ जाए, तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर विशेष बहुमत से पास कर देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। कब? अगर विशेष बहुमत से पारित ना हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत से पारित करेंगे, 14 दिन की सूचना देंगे 14 दिन पहले कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, और 1/4 मतलब संसद के जितने सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करके देंगे कि हम इन पर महाभियोग लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो महाभियोग लगाकर अगर ये पास हो जाता है सदन से, तो उनको राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, मतलब हटा दिए जाते हैं। वो क्या है? हटा दिए जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति फिर नहीं रहते। लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, वो नहीं हटेंगे, वो वैधानिक माने जाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करके यहाँ पहुंच गया है, चीटिंग करके राष्ट्रपति बन गए, तो उनके जो द्वारा जो कानून, मतलब जो कानून बनाए हैं या फिर जो कार्य किए गए हैं, वो निरस्त नहीं होंगे, वो संवैधानिक ही रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होंगी। लेकिन उस व्यक्ति पर केस चलेगा और उसको हटा दिया जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस चलती है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। पदावधि कितनी होती है राष्ट्रपति की? 5। अच्छा, राष्ट्रपति अगर मर जाए या इनका पद खाली हो जाए तो कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और 6 महीने के अंदर इनका चुनाव करवाना जरूरी है। हमारे संविधान में लिखा है कि किसी भी मंत्री या सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो है सदन का सदस्य है या फिर वो रिक्त हो जाता है उसका पद, तो 6 महीने के अंदर क्या है? चुनाव होने चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, इसलिए क्या किया जा रहा है? वहां पर उपचुनाव किया जा रहा है। जैसे कोई भी सदन विघटित होता है, जैसे लोकसभा विघटित हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद नई लोकसभा 6 महीने के अंदर चुनकर आ जानी चाहिए, ऐसा होता है। मैक्सिमम क्या है? 6 महीने का समय। लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाती है तो जो लोकसभा पुरानी है वही कार्य करती रहती है आगे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने हैं। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति जी को 5 लाख रुपए मिलते हैं, वेतन मिलते हैं। कौन देगा? ये भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और वेतन भारित होता है। इसका मतलब भारत का जो खजाना है उसमें से डायरेक्ट इनको क्या मिलेगी? वेतन मिलेगी। इनका वेतन में ऐसा नहीं है कि पास करवाना पड़े कानून, इनका सीधा सीधा बहुत वेतन मिलेगा। साथ में इनको भत्ते मिलते हैं, साथ में और चीजें मिलती हैं, जैसे इनको फ्री गाड़ी मिलती है, आवास मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन मिलता है, टेलीफोन का बिल मिलता है, और साथ में सिक्योरिटी भी मिलती है, और साथ में आवास का मतलब राष्ट्रपति भवन मिलता है।
राष्ट्रपति भवन में कितने सारे कमरे हैं आप जानते ही हैं। और राष्ट्रपति भवन जब हमारा फेस्टिवल होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, उस दिन अगर आप देखें तो उसकी भव्यता देखते ही बनती है लगातार। ऐसा लगता है कि वो बस स्वर्ग में पहुंच गए। और जितने भी बाहर के जो हमारे आयुक्त वगैरह जो भी आते हैं, उच्चायोग वगैरह जो भी आते हैं, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए दूसरे देशों के, तो उनकी आगवानी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर अगर मंत्री कर रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री आए तो दूसरे देश के, तो रक्षा मंत्री उनसे मिले, उसी लेवल के व्यक्ति मिले। तो इसका मतलब ये है कि वो किसके नाम से मिलते हैं? हमारे राष्ट्रपति के नाम से मिलते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मिलते हैं। अगर किसी देश का प्रमुख आता है तो उस देश का प्रमुख हमारे देश के प्रमुख से मिलेगा। मतलब ये है कि हमारे राष्ट्रपति जी से मिलेगा, वो उसकी आगवानी करेंगे। तो प्रोटोकॉल्स रहते हैं कुछ ऐसे। और आज हमारे भारत में एक अच्छा दिन है। आज 5 राफेल आधिकारिक रूप से हमारी वायुसेना में तैनात कर दिए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं। तो पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, अगर हम बात करें इनकी शक्तियां क्या हैं राष्ट्रपति की, तो ये आप लोगों को समझ आ गया ये सब चीजें। तो शक्तियां देखिए, तो राष्ट्रपति की अनेक शक्तियां होती हैं। कार्यकारी शक्तियां बात करें, हेडिंग डालिए कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। पहली बात तो ये है कि ये हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है, आ भी गया है क्वेश्चन, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है कि चुनाव होता है उसका? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कि चुनाव होता है? मोदी का चुनाव हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, मोदी जी का चुनाव हुआ है कि उनकी नियुक्ति की गई है? उनकी बेसिकली नियुक्ति की गई है। सांसद के रूप में वो चुने गए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की जाती है। इसका मतलब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? लेकिन इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को कोई निश्चित कार्यकाल हुआ क्या? नहीं हुआ। मंत्रियों और प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। दूसरा, महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, आईएएस में एक क्वेश्चन आया है, ये वाली जो तीसरा नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो 148 में दिए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 148 में इनका जिक्र है। इनको क्या कहा जाता है? कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। चौथी अगर बात करें तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जो उपराज्यपाल रहते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हमारे लोक सेवा आयोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं। क्या है? कार्यकारी शक्तियां हैं। बेसिकली अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप किसी का टेस्ट लेना हो जो आपको कानून बताता है, कानून का मतलब ये है कि कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं ना, एक मत पढ़ो वो मत पढ़ो और इसमें से कुछ नहीं आएगा, फलाना ठिकाना जो ज्ञान देते रहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना कि आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है कि चुने जाते हैं? और हमारे मोदी साहब चुने गए हैं कि नियुक्ति की गई है उनकी? वो व्यक्ति ये कहेगा 90 या 95% लोग ये कहेंगे कि वो चुने गए। ठीक है, क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं थोड़ी सी अंदर पहुंच जाती हैं। क्या पहुंच जाती हैं? थोड़ी सी अंदर, बेसिकली अंदर पहुंच जाती हैं। तो नियुक्ति की जाती है। हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि हम लोगों ने मोदी साहब को वोट डाला था, इसका मतलब हमने उनका चुनाव किया था, चुने गए, लेकिन वो चुने नहीं जाते। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। चलिए, ये हो गया। अब विधायी शक्तियों की बात करें। देखिए, कार्यकारी की जगह हम विधायी लिख देते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियों में क्या आएगा? पहली बात तो ये है, संसद के सत्रों को आहूत करता है। इसका मतलब संसद के सत्र जो होते हैं, संसद की बैठक होती है, उनको कब करवाना है कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है कि संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है संसद की, उसकी अध्यक्षता कौन होता है? कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरी बात करें तो जो विधेयक संसद द्वारा पास किए जाते हैं, उन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ये कानून बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्या ये कानून नहीं बनेंगे? ठीक है, समझ आ रहा है?
तो जो भी विधेयक पास हो रहे हैं उन पर राष्ट्रपति साइन करेंगे, अन्यथा वो कानून नहीं बनेंगे। चलिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की, वित्तीय शक्तियां, अगर वित्तीय शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है। इसका मतलब सरकार को अगर पैसा निकालना है तो धन विधेयक लाना पड़ेगा, और धन विधेयक किसकी मर्जी से आता है? राष्ट्रपति की मर्जी से आता है। अगर हम इनकी न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्याय में क्या करते हैं? न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में, जी हाँ, लोकसभा में लाते हैं धन विधेयक, राज्यसभा में कभी भी नहीं ला सकते। ठीक है। अगर इनकी न्यायिक शक्तियों की बात करें तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ में एक चीज और होती है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत, 143 सुन के बहुत सारे लोग तो कुछ और सोच रहे होंगे। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। लेकिन ये सलाह बाध्यकारी नहीं होती। बाध्यकारी का मतलब यह है कि सलाह जरूरी नहीं है राष्ट्रपति माने। किसके तहत होता है? 143 के तहत। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? 143 के तहत सलाह लिया जाता है। किसके तहत ली जाती है? 143। चलिए, ये हो गई न्यायिक शक्तियां। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी संसद नहीं चल रही हो और इमरजेंसी में कोई कानून लगाना हो, कानून बनाना हो, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, और वो कानून के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। तो अध्यादेश किसके तहत आता है? 123। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ें तो ये दोनों क्वेश्चन हर एक टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगे। अगर आप राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टेस्ट पेपर में ये दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यूपीपीएससी में तो कई बार पूछे जा चुके हैं, साथ में यूपीएससी में एक आध बार आ गए हैं, और अन्य एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लगातार पूछते हैं। ठीक है ना।
अच्छा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टिक कर लिया करें। क्या है, एक वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए कभी आएंगी नहीं, हम वो पढ़ रहे हैं जो हमेशा आती हैं, जिससे हमेशा चांस बनते हैं। 90% आती हैं, वो चीजें पढ़ रहे हो। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में से 80 से 90% जो हमारा पेपर है वो अपने सिलेबस में से आएगा जो हम करते हैं, और बाकी के 10% हमें नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि 10%? क्योंकि वो टफ आता है, कहीं इधर उधर से उठा के रख दिया जाता है। टफ का मतलब ये है कहीं उल्टी सीधी चीजें ढूंढ ढांड के रख देते हैं 10 क्वेश्चन। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हो, स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन टफ आ गए हैं और वो उल्टे सीधे पता ही नहीं है कहाँ से है, उनके हाथ पैर नहीं पता चल रहा, छोड़ते जाइए। 5 क्वेश्चन नहीं है स्टार्टिंग में, मान लो नहीं है तो 95 तो है, और 75 पर सिलेक्शन होता है। अभी तो 20 क्वेश्चन और नहीं आएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं मैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए 90% की। 100% तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। 100% कोई नहीं है। कोई हो तो मुझे मेरे सामने आया, मुझसे बात कर ले, 100% है क्या? बड़े से बड़ा ज्ञानी की बात कर रहा हूं, कोई भी नहीं आ सकता। क्यों? हम छोटे बच्चे से भी पूछे तो उसको वो पता होंगी चीजें जो हमें नहीं पता होंगी। इफेक्ट बात, हम नहीं बता सकते, कुछ चीजें ऐसी पता होंगी उसको। इसलिए 100% कोई नहीं है। आप लोग टारगेट बनाइए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टारगेट। दूसरी चीज, राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का हमारा राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसका मतलब सबसे टॉप मोस्ट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हम ये लिख सकते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की एक शक्ति और है। राष्ट्रपति सजा को कम कर सकते हैं, साथ ही मृत्युदंड को क्षमा भी कर सकते हैं। अगर न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है, जैसे जिला न्यायालय ने मृत्युदंड दिया या कोई सजा दी, तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दिया तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। वो कौन है? राष्ट्रपति। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इसको माफ कर दिया जाना चाहिए मृत्युदंड को, तो मृत्युदंड को वो माफ कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा भारत में या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता कि उसके दंड को क्षमा कर दे। राज्यपाल दंड को क्षमा कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा राज्यपाल के हाथ में नहीं होता। मृत्युदंड को केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति कोई क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति आपातकाल भी लगा सकते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
राष्ट्रपति शासन 356 में है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद 360 में। 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। 3 आपातकाल ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल, या जितना भी होते हैं उनके बारे में जो बातें हैं वो सब चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। तो 3 तरह के आपातकाल लग सकते हैं। चलिए, क्या आपातकाल कितनी बार लगते हैं? आपातकाल ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे एक 71 में लगा था, फिर 75 में लगाया था, 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ये 1 बार भी नहीं लगा और ये कई बार लग चुका है। अभी 3 बार लगा है। 1 बार कब लगा था? अभी लगाया था। 84 में भी लगाया था। 84 में लगाया था। बता रहा हूँ मैं इनको। चलो वो तो हम देख ही लेंगे कितनी बार लग गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग देख लेना। इस बार भी लगाया था, इस कोरोना वायरस के। वो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल बात ये होती है जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, शस्त्रों के साथ विद्रोह हो रहा है, तब वो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल होगा। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में लगा दिया या पूरे भारत में लगाया तो राष्ट्रीय आपात, जैसे चीन ने क्या कर दिया, हम पर आक्रमण कर दिया तो तब लगा दिया था, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल आ गया। राष्ट्र के मतलब पूरे कंडीशन बेकार हो गई है, मतलब हम लोगों के लिए परेशानी आ गई। आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब आप समझते हैं, इमरजेंसी मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप उसको वो एम्बुलेंस में रखा हुआ और बहुत तेज स्पीड में सायरन बजाते हुए जा रही है, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी। अगर कहीं आग लग गई है तो जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो आती है सायरन बजाते हुए, इमरजेंसी में आती है। तो ये इमरजेंसी है, जब भी कोई मुसीबत आती है तब ये लगाते हैं, लेकिन 2 कंडीशन में, कि एक तो बाह्य आक्रमण हो, दूसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए भारत में कहीं। ठीक है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन तब लगा सकते हैं अगर जैसे जम्मू कश्मीर में कोई शासक, जो हमारे राज्य सरकार के जो चुनाव हुए थे वो पूरे काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, या फिर किसी की भी सरकार नहीं बनी, कोई सरकार बनाने के लायक ही नहीं बचा, कि सबों को जो सीटें मिली थी वो अलग अलग मिल गई हैं, जितना बहुमत चाहिए वो नहीं मिल पाई, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, 230 सीटें टोटल, इसमें से 116 सीटें इसके लिए चाहिए। 116 सीटें चाहिए, तो 116 सीटों में से किसी भी दल को इतनी नहीं मिली, और जो भी मिली वो किसी को, जैसे कांग्रेस को 70 मिल गई, बीजेपी को 80 मिल गई, और बाकी निर्दलीयों को मिल गई 30 सीटें, और कुछ और मिल गई इधर उधर की, बीएसपी को मिल गई 6, 8, 10, इस तरह ये 230 हो गए। 116 के टारगेट पर कोई नहीं पहुंच रहा है। तब यहाँ पर क्या हुआ, कोई शासक या कोई भी दल हमारी शासन नहीं बना सकता, सरकार नहीं बना सकता। अगर सरकार नहीं बना सकते तो क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, अगर सरकार चल रही है और ठीक तरीके से नहीं चल रही है, राष्ट्रपति चालेगी ठीक तरीके से नहीं चल रही है, तो क्या करेगा, इसी में एक प्रावधान है 365 कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक तरीके से शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल कब लगता है, जब हमें पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे हमारी जीडीपी 0 चली गई है, अभी बहुत डाउन चली गई है और बड़ी परेशानी चल रही है, उद्योग धंधे सब बंद हैं और पैसा नहीं आ रहा है, और पैसा सब खत्म हो गया है, खाने को नहीं है। ठीक है, और 90-91 में ऐसा स्थिति आई थी, 1990 में, तो हमारे 3 दिन के लिए क्या बचा था, विदेशी पैसा बचा था, खाने के लिए पैसा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तब वित्तीय आपातकाल की स्थिति लग गई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसमें सभी की जो सैलरी है, जो सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी सभी की सैलरी बंद कर दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके राष्ट्रपति के पास ये पावर्स रहती हैं कि राष्ट्रपति सभी की सैलरी देने से मना कर सकता है कि अभी वित्तीय आपातकाल है, आपकी सैलरीज नहीं मिलेंगी और आप सभी लोग
अभी शांत रहिए। तो वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? जब हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो ये सब चीजें, तो ये अभी तक लगा नहीं है। कई बार भी पूछा गया वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुके हैं, हर राज्य में लगते ही रहते हैं। कब लगते हैं? एक तो ये है कि राजनीतिक वैमनस्यता होती है, जैसे कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, अभी कहां पर? केंद्र में। ठीक है, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ बचा है, छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, कहां पर है? ये राजस्थान में है। वहां पर भी तोड़ मरोड़ करेंगे तो कहेंगे कि तुम सही नहीं चला पा रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सरकार अपनी बनानी है, इसलिए ये भी चलता है। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसी सरकारों में कई बार हुआ है। 1980 में, जब 1977 में, फिर 80 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? इंदिरा गांधी 1980 में चुन के आई और उन्होंने जो बीजेपी, वैसे जनता दल था उस वक्त, बीजेपी नहीं था पूरा, जनता दल की सरकारें थी, राज्य सरकारें, तो उनको हटा दिया और उनमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया सबको। तो ये क्या है? राजनीतिक वैमनस्यता है, तो उसको निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये सभी चीजें हैं, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में जितनी सारी चीजें थी हम लोगों ने पढ़ी, और बाकी की जो चीजें हैं उपराष्ट्रपति वगैरह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी चीजें कल पढ़ेंगे हम लोग, सेम टाइम सेम प्लेस। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।